हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ योर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो लास्ट क्लास हम बोर के पॉस्टुलेट्स पढ़ रहे थे। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट जो हमने कल क्लास को डिस्कस किया था आपका जो हमने बोर एटॉमिक मॉडल जो डिस्कस किया था, ये बेसिकली दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, दीज आर कॉल्ड एज द पॉस्टुलेट्स। ओके, पॉस्टुलेट्स वो होता है जब कोई इंसान अपने खुद के चीजें देता है, ठीक है, अपने खुद से टर्म्स देता है और उनका कुछ साइंटिफिक प्रूव्ड होती है वो चीजें, उसको हम पॉस्टुलेट कहते हैं। ठीक है, पॉस्टुलेट कहते हैं उनको। सो हमने 4 पॉइंट तक डिस्कस किया था। ठीक है, 4 पॉस्टुलेट डिस्कस किए थे। सो इन दिस वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू स्टडी दी 5th postulate. Okay, 5th postulate. So what does this 5th postulate tells? I'll tell you. While revolving in a particular orbit, an electron neither gains nor loses energy. ये postulate ये बोलता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन, जैसे ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सॉरी ये आपका ऑर्बिट है, यहां पर इलेक्ट्रॉन आपका घूम रहा है। जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है पर्टिकुलर ऑर्बिट में, ना तो वो एनर्जी गेन करता है ना ही वो एनर्जी लूज करता है। ठीक है, ना ही वो गेन करता है ना ही वो लूज करता है। दैट्स वाई इसकी एनर्जी कम नहीं होती है और तभी ये इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी रहती है, ना ही लूज होती है एनर्जी ना ही गेन होती है एनर्जी। ये कंटिन्यूसली मूव करता है, ऐसी इसी की वजह से ये इसके ऊपर आके गिरता नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर आके गिरता नहीं है, न्यूक्लियस के ऊपर आके गिरता नहीं है। सो वाइल रिवॉल्विंग इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट एन इलेक्ट्रॉन नीदर गेन्स नॉर लूसेस व्हाट एनर्जी, ना ही गेन करेगा ना ही लूज करेगा एनर्जी। ठीक है, सो एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट, जो ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो कैसे गिवन होती है? द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट इज, और यू कैन से द शेल इज व्हाट, जो एनर्जी होती है उसकी वो भी फिक्स्ड रहती है। ठीक है, दिस ऑर्बिट भी बोल सकते हैं और हम इसको शेल भी बोल सकते हैं। और शेल को क्या कहा उसने? शेल को कहा स्टेशनरी लेवल, स्टेशनरी एनर्जी लेवल। मतलब एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, और यू कैन से शेल को बोला फिक्स्ड, और शेल, ये ऑर्बिट और शेल को क्या कहा? स्टेशनरी एनर्जी लेवल। क्यों कहा इसको स्टेशनरी एनर्जी लेवल? इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर एनर्जी चेंज नहीं हो रही। जब कोई चीज चेंज नहीं होती है, स्टैटिक रहती है, हम उसको स्टेशनरी बोलते हैं ना, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा होता तो हम उसको क्या बोलते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बॉल है, ये बॉल मूव नहीं कर रही है तो ये हमारी स्टेशनरी बॉल है, ये मूव कर रही है तो मोशन में है। ठीक है, तो स्टेशनरी। दैट्स वाई ये शेल को क्या कहा उसने? स्टेशनरी एनर्जी लेवल, लेवल कहा। ठीक है, स्टेशनरी एनर्जी लेवल, शेल को लेवल कहा। और उसके हिसाब से जो एन है, जो आपका शेल होता है ना, एन से डिनोट करते हैं। एन आपका फर्स्ट ऑर्बिट के लिए उसको क्या शेल बोला, मतलब क्या लेवल बोला? उसको एन लेवल, के लेवल बोला। एन की वैल्यू जब 2 हुई तो उसको एल लेवल बोला। एन की वैल्यू जब 3 हुई उसको एम लेवल बोला। एंड एन की वैल्यू जब 4 हुई तो उसको एन लेवल बोला। मतलब बेसिकली ये जो नंबर्स हमने पहले भी पढ़ रखे हैं, ये बेसिकली आपकी सेल के नंबर है, नंबर ऑफ कौन से शेल में प्रेजेंट है, राइट? कौन सा एन क्या है आपका? बेसिकली शेल नंबर, कौन से नंबर में प्रेजेंट है। और इस सेल को ही हम क्या बोल सकते हैं? लेवल। लेवल मतलब स्टेशनरी। क्या लेवल? स्टेशनरी। स्टेशनरी किसका लेवल? एनर्जी का लेवल, स्टेशनरी एनर्जी लेवल है ये। अगर एन की वैल्यू 1 है तो कौन से स्टेशनरी लेवल में है? के स्टेशनरी लेवल में है। एन की वैल्यू 2 है तो एल स्टेशनरी लेवल में। एन की वैल्यू 3 है तो एम स्टेशनरी लेवल में। एन की वैल्यू 4 है तो एन स्टेशनरी लेवल में है। सो एज पर द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन विल चेंज इटसेल्फ। और हाँ, एक और चीज में बहुत इंपॉर्टेंट जो ये है कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी कैसे चेंज करेगा? जैसे मैंने कहा, वाइल रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी चेंज नहीं करता। ठीक है, बट आप जस्ट इमेजिन करो, इलेक्ट्रॉन की पर्टिकुलर क्या होती है? ऑर्बिट की पर्टिकुलर एनर्जी रहती है। बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूमता है तो इस इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो इस इलेक्ट्रॉन की कोई एनर्जी नहीं होती, ऑर्बिट की एनर्जी से घूमता है। और अगर आप बाहर से एनर्जी सप्लाई कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जाइज हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? आपकी N2 शेल में चला जाएगा। पहले N1 में था, N2 में चला जाएगा। ये कोई भी बीच में N.1, 1.5 इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, ये एक इंटीग्रल नंबर में जाएगा। ठीक है, इंटीजर नंबर में जाएगा, तो वही सेल है। सो एज पर द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन विल चेंज इट सेल। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी, जो ज्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन होगा वो ज्यादा सेल में जाएगा। ठीक है, एन शेल में जाएगा। जिसकी एनर्जी कम होगी, आपकी एनर्जी जिसकी ज्यादा कम होगी, वो किस सेल में जाएगा? हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, जो इसके पास न्यूक्लियस के पास है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, राइट? जो इलेक्ट्रॉन जस्ट इमेजिन यहां पर रिवॉल्व कर रहा है, ये तो न्यूक्लियस से बहुत दूर है। इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन वो भी कम हो जाएगा, इसका सेंट्रीपिटल थोड़ा बहुत सर्कुलर मोशन भी कम हो जाएगा, राइट? बिकॉज ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है वही तो क्या बता रहा है? वही तो आपका सर्कुलर मोशन बता रहा है, राइट? वही तो उसको सर्कुलर मोशन में हेल्प कर रहा है।
तो जितना दूर पार्टिकल होगा उतना ज्यादा उसकी एनर्जी कम होती जाएगी। तो वही बोल के रखा है एज पर द एनर्जी, क्या बोला हुआ है, एज पर द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन विल चेंज इट्स व्हाट, इट विल चेंज इट्स शेल और इट्स स्टेशनरी एनर्जी लेवल, अपना शेल और एनर्जी लेवल चेंज करेगा। नाउ एक और 6 पोस्टुलेट है जो कि बोलता है कि इलेक्ट्रॉन में एनर्जी चेंज होती है, इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है, लूज भी करता है एनर्जी, जो कि अगर मैं अभी आपको बताऊंगी तो आपको लगेगा कि अरे मैम तो उल्टा बोल रही हैं, पहले तो कुछ और समझाया अब कुछ और समझा रही है, ठीक है। सो इसलिए हम जो 6th पोस्टुलेट है अभी इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। हम कुछ पहले कैलकुलेशन टर्म्स देख लेते हैं, कैसे कुछ कुछ कैलकुलेशन करेंगे हम, ठीक है। सो विल स्टार्ट विद दी, हम क्या क्या कैलकुलेशन करेंगे। सो ये लेक्चर जो है ये बेसिकली पूरा आपका थोड़ा फॉर्मुलेज भरा लेक्चर है, तो आपको एकदम अच्छे से बारीकी से फॉर्मुलेज समझने हैं और प्रैक्टिस करना है इसको कॉपी पेन लेके, तभी आपको ये चीजें याद होंगी। तो आपको एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी चीजों को, तभी आपको ये चीजें याद होंगी। तो थोड़ा आपका थ्योरेटिकल है, अगर आप वीडियो देख देख के नोट्स बनाए तो बहुत अच्छी बात होगी, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी ज्यादा होगी, ठीक है। सो क्या है ये कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में सबसे पहला कैलकुलेशन आपका रेडियस का कैलकुलेशन है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा कैलकुलेशन है वो आपका वेलोसिटी है। फर्स्ट रेडियस, देन वेलोसिटी, देन हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, देन हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, देन हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले विल स्टार्ट विद व्हाट, विल स्टार्ट विद द रेडियस, रेडियस से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। सो रेडियस का आपको पता है, रेडियस को हम डिनोट करते हैं आर से, ठीक है। और रेडियस किसकी होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है, यहां से फर्स्ट ऑर्बिट से लेके जहां पर इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है विद मास m, वेलोसिटी v, और ये जो न्यूक्लियस से इस ऑर्बिट की डिस्टेंस उसको हम रेडियस बोलते हैं, ठीक है। हमको ये रेडियस की वैल्यू क्या है वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला हमको पता है, हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, अगर आपको याद होगा, दैट इज mvr इज इक्वल टू nh/2π। ये फॉर्मूला हमको कहां से मिला था, हमको यहां से मिला था ये फॉर्मूला। इफ यू रिमेंबर, हमने इस दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया था, 1 इक्वेशन एंड 2 इक्वेशन को कंबाइन किया था, हमको ये फॉर्मूला मिला था। 1 इक्वेशन क्या थी आपकी, 1 इक्वेशन आपकी थी L इज इक्वल टू nh/2π था, ठीक है। L की वैल्यू यहां से एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हमारी nh/2π थी, यहां पर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हमारी LMR थी, सॉरी L इज इक्वल टू MVR थी। तो दोनों LL को हमने कंबाइन कर दिया, तो MVR इज इक्वल टू nh/2π। सो यही फॉर्मूले को पुट कर रहे हैं, हमको पता है इक्वेशन 3, और इसको हमने इक्वेशन 3 माना था, ठीक है। नाउ सिंपली हमारे पास इक्वेशन 3 ऑलरेडी डिराइव्ड है, मैंने आपको कहा था ये सारी इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट को याद रखना है। तो अब हमारी इक्वेशंस जो हम फर्स्ट इक्वेशन पुट किए, MVR इज इक्वल टू nh/2π। अब आपको पता है, आपने ये फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है, MVR इज इक्वल टू nh/2π। आपको एक और चीज पता है, दैट इज व्हाट, FC, दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू व्हाट, आपका सेंट्रीपिटल, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, वो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होता है, ठीक है। और आपको पता है आपने ये इक्वेशन से ड्राइव किया था, ये इक्वेशन FE इज इक्वल टू FC 1/4πε0 EZE, मतलब EZ ये क्या है एक्चुअली, ये है ना 1/4πε0 ZE²/R², राइट, यही तो है, यही है, इज इक्वल टू MV²/R। तो हमने यही चीज यहां पर पुट कर दी है। फ्रॉम इक्वेशन व्हाट, फ्रॉम इक्वेशन 6 वी गॉट दिस, व्हाट वी गॉट, MV इज इक्वल MV²/R। नाउ ये टर्म देखो MVR, यहां देखो MV²/R, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को इक्वल स्क्वायर बना देंगे, क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि हमको R की वैल्यू चाहिए, और हम बताएंगे क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ कुछ चीजें आपको करनी पड़ती है, मैथमेटिक्स है ये, ठीक है। जब हम मैथमेटिक्स में इंटीजर्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, डिफरेंशियल में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम कुछ भी करते हैं ना, हम लेट फ्रेश एज्यूम मेथड यूज करते हैं, ट्रायल एंड हिट मेथड यूज करते हैं, वैसे ही हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन को स्क्वायर कर देंगे। क्यों कर देंगे वो आपको भी समझ में आ जाएगा क्यों करेंगे। सो फर्स्ट ए इक्वेशन को आप स्क्वायर करोगे, ये डेरिवेशन है, अच्छे से देखिए, ए को एक स्क्वायर इक्वेशन ए। सो स्क्वायरिंग व्हाट, स्क्वायर करना है इक्वेशन ए का, तो क्या हुआ, ये वाली चीज को हमने यहां पर लिख दिया है और ये वाली चीज को यहां पर लिख दिया है, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। तो आपको पता है n² h², 2 का क्या हो जाएगा 4 π², n² h², 2 का 4 हो गया π²। देन MVR क्या होगा, m² v² r², m² v² r², ये आपने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया, C मान लिया, ठीक है। C क्यों यूज करें ABC, क्योंकि हमने वैसे ही बहुत सारे इक्वेशन यूज कर रखे हैं, 6 तक तो इक्वेशन नाम दे ही रखा है। अब हम कैलकुलेशन में यूज कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर AB रख दिया, ठीक है। इसलिए फॉर कन्वीनियंस आप कुछ भी रख सकते हो, XYZ भी रख सकते हो।
नाउ हमारी ये सी इक्वेशन आ गई। अब देखो n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, थोड़ा बहुत आ गया ना। ये देखो ये इसमें है पाई है n है, यहाँ पर भी आप देखो m भी है यहाँ पर भी m भी है, कुछ कुछ कट जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस इक्वेशन c को इक्वेशन b से डिवाइड कर देते हैं और देखते हैं क्या आता है। ठीक है, क्या करेंगे, सिंपली मैंने कहा ना हमको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी इसमें। दिस इज मैथमेटिक्स, बिकॉज दिस इज मैथमेटिक्स, दिस इज नॉट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के जितने भी फॉर्मूले थे वो हमने बता दिए कैसे हो रहा है क्या हो रहा है। सॉल्व करने के लिए हमको बेसिक मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे c को बाई b। आपको पता है c क्या है आपका, c है आपका ये इक्वेशन n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू m स्क्वायर v स्क्वायर बाय r स्क्वायर। इसको डिवाइड किससे करना है, इसको डिवाइड पूरा कर दो, ऐसे डिवाइड करना है किसके साथ, इसको डिवाइड करना है b के साथ 1/4 पाई एप्सिलॉन, किसके साथ 1/4 पाई एप्सिलॉन z e स्क्वायर r स्क्वायर, मतलब z e स्क्वायर बाई दिस 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर साथ में लिख दिया। ठीक है, नाउ डिनोमिनेटर में क्या है mv स्क्वायर बाई r, mv स्क्वायर बाई r। अब देखो इसमें से क्या क्या चीज कट जाएंगी। जब आप इक्वेशन देखोगे तो आप देखोगे यहाँ पर आपका m स्क्वायर और यहाँ पर m कट जाएगा, एक m बचेगा। v स्क्वायर और v स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जा रहे हैं। ठीक है, और अब ये इसको ऐसे यहीं पे रहने दो। अब यहाँ पे देखो 4 कट जाएगा, यहाँ पे 4 कट जाएगा, ये पाई और ये पाई स्क्वायर के साथ कट जाएगा, पाई बचेगा सिर्फ। n स्क्वायर h स्क्वायर आपका रह रहा है, z e स्क्वायर आपका रह रहा है। ठीक है, नाउ क्या करोगे आप, इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज करके लिखोगे, n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड पाई, पाई बचा हुआ है और ये डिनोमिनेटर पे है तो उसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये न्यूमिनेटर में पहुंच जाएगा। किस में पहुंच जाएगा, न्यूमिनेटर में पहुंच जाएगा, ये आपका ऊपर आ गया। ठीक है, e स्क्वायर r स्क्वायर बाई z स्क्वायर e स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इसका देख लो जरा, इसमें क्या होगा आपका, ये आपका डिनोमिनेटर में ये न्यूमिनेटर में चला जाएगा तो क्या होगा एम आर स्क्वायर, ये तो कट ही चुका है नीचे वाला ये वाला टर्म, तो एम आर स्क्वायर मल्टीप्लाई ये वाला आर ऊपर चला गया आर। सो यहाँ पर देखो ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर आपस में कट गया। ठीक है, क्या बचा आपके पास आर, और आपको क्या निकाल रहे हैं हम इस क्वेश्चन में, हम इस क्वेश्चन में निकाल रहे हैं रेडियस निकाल रहे हैं। तो इससे हम सब्स्टिट्यूट करके आर की वैल्यू निकाल देंगे, या एम नीचे चला जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी। तो आर की वैल्यू क्या आई आपकी, आर की वैल्यू आ गई आपकी आर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई पाई एम जेड ई स्क्वायर, ये आ गई। दिस इज द वैल्यू फॉर आर, और यू कैन से दिस इज द nth वैल्यू ऑफ आर। मतलब यहाँ पर अगर आप nth वैल्यू बोल सकते हो, n लगा सकते हो, मतलब यहाँ पर n की वैल्यू कुछ भी हो, 1 हो 2 हो 3 हो, कुछ भी पुट करोगे आपको r की वैल्यू मिल जाएगी पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए, रेडियस पर्टिकुलर रेडियस ऑफ ऑर्बिट मिल जाएगी आपको। तो ये हमने बेसिक इक्वेशन जो मान लिया वो nth ऑर्डर का मान लिया। यहाँ पर h जो क्या है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, मैं यहाँ पर लिख दिया है। एप्सिलॉन क्या होता है, दिस इज ई नॉट, ओके, दिस इज ई नॉट इज कॉल्ड एज व्हाट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी एक टर्म है जो कि मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन करूंगी, अभी के लिए बस याद रखो ये भी कांस्टेंट है जिसका वैल्यू है इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये भी एक कांस्टेंट है। ठीक है, पाई भी आपका एक कांस्टेंट है। आपको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फिक्स्ड होता है, मतलब वो भी एक कांस्टेंट है। ठीक है, सो ई जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी फिक्स्ड है, वो भी एक कांस्टेंट है। तो ये सारी टर्म्स हमारी कांस्टेंट हो गई। तो हम क्या करेंगे, ये तो हमारा पूरा फुल फॉर्मूला हो गया। देखो मैं आपको फुल और शॉर्टकट भी बता सकती हूँ, पर हमको शॉर्टकट और फुल इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर आपको आएगा ड्राइव करने के लिए, आपको फुल्ली आएगा, शॉर्टकट नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन भी आता है, अगर आप शॉर्टकट भूल भी जाते हो तो आपको क्या होता है, ये फॉर्मूला हमेशा आ जाता है कैसे ड्राइव करना है, क्या क्या स्टेप्स यूज किए थे। और एक शॉर्टकट फॉर्मूला, अगर सिंपली आपको न्यूमेरिकल पूछा है तो शॉर्टकट फॉर्मूला, अब हम शॉर्टकट सीखते हैं। हमने फुल फॉर्मूला देख लिया, आप शॉर्टकट देखो। ये एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर, इसमें से कौन कौन सी टर्म कांस्टेंट है, एच स्क्वायर कांस्टेंट है, एप्सिलॉन कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, ई स्क्वायर कांस्टेंट है। तो ये क्या है, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, पाई एम ई स्क्वायर, ये सारी चीज कांस्टेंट है, कांस्टेंट ले लिया। और बचा क्या, एन स्क्वायर बाई जेड, क्या बचा, एन स्क्वायर बाई जेड, शेल और बाई एटॉमिक नंबर, जेड क्या आपका एटॉमिक नंबर। और इसकी जो कैलकुलेशन की गई थी, इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू कुछ 0.529 थी। तो हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए इसको 0.53 यूज करते हैं। तो आर एन की वैल्यू क्या लिखोगे, 0.53 इंटू एन स्क्वायर जेड स्क्वायर और एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम क्योंकि ऑर्बिट की रेडियस बहुत स्मॉल होती है, एंगस्ट्रॉम में मेजर की जाती है, मतलब 10⁻⁻10 मीटर में मेजर की जाती है। ठीक है, कुछ ऐसा ही होता है, 10⁻⁻10 मीटर पे मेजर की जाती है। ओके, 10 टू द नॉट 1 टू द पावर माइनस कुछ होता है। ठीक है, आपका मीटर एंगस्ट्रॉम एक बार आप चेक कर लीजिए। ठीक है, आई एम लिटिल आउट, आई थिंक 10 टू द पावर माइनस 10 ही होता है कुछ एंगस्ट्रॉम। ठीक है, नाउ और एल्स आई विल क्लेरिफाई दिस इन द नेक्स्ट वीडियो, विल चेक वंस।
और ये rnth टर्म की जो इक्वेशन है, तो इसका मतलब क्या हो गया 0.53 n स्क्वायर z स्क्वायर a सेल। ये n क्या है आपका शेल नंबर, कितना शेल नंबर है, z आपका एटॉमिक नंबर, और ये आपका शॉर्टकट है। अगर आपको ये, वैसे तो ये याद रखो, मेरा मानना ये है क्योंकि आपका IIT में, जेई मेंस एंड एडवांस में आपको इससे थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन दे दिया जाता है, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। थोड़ा ड्राइव करने कहीं भी बीच में टर्म दे दिया जाता है, तो आपको पूरा प्रोसेस याद होना जरूरी है। बट मेनली ये चीज एडवांस या एम्स के एग्जाम में होती है। जो बेसिकली नीट वगैरह के एग्जाम में होता है, आपको सिंपली आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इस फॉर्मूला से बेसिस आपको क्वेश्चन रेडियस निकालने बोल दिया जाएगा, मास तो आपको पता ही फिक्स्ड है, आपको एटॉमिक नंबर निकालने बोल दिया जाएगा, आपको सब दे दिया जाएगा, और आपको एटॉमिक नंबर तो आप इसमें शफल करके क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। नाउ ये आपका क्या हो गया, RNA टर्म का हो गया, निकल आया आपका, ठीक है। नाउ व्हाट वन मोर इक्वेशन इज देयर, दैट इज सॉरी, ये आपका इक्वेशन आ गया। अब नाउ हम एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। फाइंड रेडियस ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या बोला आपको, हाइड्रोजन एटम। जब हाइड्रोजन एटम बोल दिया तो एक चीज तो माइंड में आ गई होगी, हाइड्रोजन तो आपका सबसे पहला एलिमेंट है, तो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का कितना होगा, 1 होगा। Z की वैल्यू तो 1 ही होगी क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। नाउ फर्स्ट शेल में, सेकेंड शेल में, आपको थर्ड शेल में रेडियस निकालना है। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या है, Rn। आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो क्योंकि दोनों चीज आपको पता है, तो ये शॉर्टकट वाला फॉर्मूला लगा दो, 0.53 n स्क्वायर z स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। फर्स्ट शेल के लिए आपकी n की वैल्यू 1 होगी, z की वैल्यू तो आपको पता ही 1 ही है क्योंकि हाइड्रोजन है, तो R1 निकाला आपने, ठीक है। R1 कैसे निकाला, 0.53, आपको पता है n की वैल्यू 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा, z की वैल्यू तो 1 ही है, एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू आ गई, ठीक है, ये इसकी आपकी R1 की वैल्यू होगी। सेकेंड शेल में n की वैल्यू 2 है, z की वैल्यू 1 है, तो 0. क्या हुआ 53 मल्टीप्लाई n का स्क्वायर मतलब 4, ठीक है, 4 हो गया, डिवाइड बाई 1 तो आपको पता ही है एंगस्ट्रॉम, और उसको जो मल्टीप्लिकेशन में जो आंसर आएगा वो आप देख लो क्या आंसर आएगा। आंसर निकालना मेरा काम नहीं है, दिस इज सिंपली मैथमेटिक्स, मैंने बता दिया फॉर्मूला कैसे करना है, जो भी आंसर आएगा वो खुद निकाल लो, आप निकाल सकते हो आई थिंक। नाउ द थर्ड शेल में क्या है, n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू जब 3 है तो क्या हो रहा है, n की वैल्यू जब 3 है तो आप देखो फॉर्मूला में पुट करते हैं, R3 0.53 और n स्क्वायर 3 का स्क्वायर करने से 9 होगा, z की वैल्यू तो 1 ही है, और जो वैल्यू आएगी वो आप लिख लो, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। ना एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, इसमें क्या बोल के रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द सेम रेडियस एज दैट ऑफ द फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन आयन। आपको क्या बोल के रखा है, इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसकी रेडियस सेम होगी जो फर्स्ट रेडियस मतलब फर्स्ट शेल की जो रेडियस होती है हाइड्रोजन एटम की। तो सबसे पहले तो आप हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट शेल का रेडियस निकाल लो। तो आपको पता है फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम अगर है तो हाइड्रोजन एटम है तो मतलब z की वैल्यू आपकी 1 है, ठीक है, z की वैल्यू 1 हो गई। आपको पता है n की वैल्यू, फर्स्ट शेल बोला है तो n की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ पर आपने पुट कर दिया, आपको n स्क्वायर बाई z 1 तो आपकी क्या आ गई 0.53, ये तो एग्जैक्टली यही आ गई, ठीक है, हाइड्रोजन। अब आपको चेक करना है ये वाली रेडियस इन सब में से किसकी आ रही है, तो सबसे पहले लिथियम के ले लो। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है, तो z की वैल्यू 3 आ गई। और कौन से शेल में बोला है लिथियम के लिए, n2, n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, तो हमने क्या किया, पुट किया इसको, ठीक है। r इज इक्वल टू 3, 2 का स्क्वायर है बाई 3, आपको पता है 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4/3 एंड 0.53 मल्टीप्लाई बाई 4/3 एंगस्ट्रॉम। अब देखो यहाँ पर तो सिर्फ 0.5 है, यहाँ पर 0.5 4/3 आ गई, तो ऑब्वियसली ये तो इनकरेक्ट ही होगा। नाउ द सेकंड पार्ट क्या दे रखा था, n की वैल्यू 2 दे रखी थी, बेरिलियम दे रखा था। आपको पता है बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, यहाँ पे z की वैल्यू 4 आ गई, n की वैल्यू 2 है, r की वैल्यू आपको पता है 0.53, n का स्क्वायर होता है मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यहाँ डिनोमिनेटर में z की वैल्यू 4 है, दोनों आपस में कट गए मतलब ये 1 हो गया। क्या वैल्यू आ गई आपकी 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये 0.53 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर है, आपकी व्हाट, फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम के बराबर है। किसके बराबर है, देखो हाइड्रोजन एटम का आप क्या निकाले थे, फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम का 0.53 निकला था, और आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द सेम रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, मींस n2 द बेरिलियम एटम, the second shell of beryllium atom, you will say second shell of beryllium atom will have what, the same radius that of the first shell of hydrogen atom, ये बोल सकते हो आप, ठीक है। मतलब बेरिलियम जो एटम है उसका सेकंड शेल की जो रेडियस है वो सेम है फर्स्ट शेल की हाइड्रोजन एटम के। अब हमने ये तो चेक कर लिया बी, चलो एक बार हम ये भी चेक कर लेते हैं, क्या पता 2-3 हमारे सही हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक और चीज चेक करेंगे, ठीक है, एक और बार चेक करेंगे। एक और बार जब चेक करेंगे तो ये हमारा रेडियस आ गया था। अब हम किसके लिए चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं हीलियम के लिए, चेक कर रहे हैं। आपको पता है हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है,
आपका क्या है हीलियम का एटॉमिक नंबर, Z का वैल्यू हो जाएगा 2, 2 होता है ना एटॉमिक नंबर, 2 हो गया, N की वैल्यू 2 दे रखी थी, अगेन क्या हो गया 2, R क्या हो गया आपका, आपको पता है 0.53, 2 स्क्वायर बाई 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, इसको काटा तो आपने देखा 2, 0.53 मल्टीप्लाई बाई 2 एंगस्ट्रॉम, तो ये भी आपकी सेम वैल्यू नहीं है, ठीक है, जो आपके हाइड्रोजन की लाई थी, फर्स्ट सेल ऑफ हाइड्रोजन की लाई थी ना। एन की वैल्यू 3 ले लो, और फॉर व्हाट, हीलियम, हीलियम का अगेन 2 है, और एन की वैल्यू 3 लिया, मतलब 3 का स्क्वायर जब एन स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा बाई 2, अगेन ये भी आपकी नहीं है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, इन सब में से आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है बेरिलियम वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। नाउ ये क्या बताता है, ये बताता है बोर मॉडल इज नॉट, हाँ एक और मैं चीज बता दूं, अभी जो हमने ये सब समझा है ना ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि आपको मैंने अभी बहुत सारी चीजें नहीं बताई हैं, तो जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ना तो ये लिथियम ऐसे नहीं दे रखा होगा, आपको क्या दिया होगा, लिथियम 2+ दे रखा होगा, ये बेरिलियम 2+ दे रखा होगा ये, ठीक है, एंड ये हीलियम 2+ ऐसे से दे रखा होगा, ठीक है, ऐसे से लाइक दैट ऐसे दे रखा होगा, और जैसे हीलियम 3+ ऐसे दे रखा होगा, ऐसा मान लो ऐसे दे रखा होगा, ठीक है, ऐसे नहीं दे रखा होगा, जैसे मैंने बताया ना वैसे नहीं दे रखा होगा, जैसे हीलियम का आप लिथियम का मान लो 3+ दे देगा आपको, हीलियम का आपको 2+ दे देगा, ऐसे देगा, सॉरी ठीक है ऐसे देगा, अगर नहीं दिख रहा है सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ठीक है ऐसे दे देगा, क्यों देगा वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जो आपका ये बोर मॉडल है ये आपका नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ एटम, सब एटम के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, इट इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम, किसके लिए एप्लीकेबल होता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे एटम के लिए एप्लीकेबल होता है, मीन्स इट इज वैलिड ऑन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम, जैसे लिथियम है, हाइड्रोजन का कितना होता है इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हाइड्रोजन में, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, आपके 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हीलियम में, ठीक है, चलो इसमें सब इलेक्ट्रॉन नहीं निकालते क्योंकि ये नोबल गैस है, ये तो भाई बहुत स्टेबल होता है भाई, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, ठीक है। सो ये लिथियम पे क्यों, लिथियम में नॉर्मली नहीं होता है क्योंकि लिथियम में आपके कितने इलेक्ट्रॉन 3 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो इट इज वैलिड फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम, मतलब जिसमें आपका एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो लिथियम अगर आप 2+ देखो तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, कितने बचे, 1 इलेक्ट्रॉन बचे, अगर एटॉमिक नंबर उसका एटॉमिक नंबर तो 3 होता है, बेरिलियम में 4 होते हैं तो उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो कितने बचे, 1 बचा, तो इसलिए बेरिलियम 3+ पे वैलिड है, लिथियम 2+ पे वैलिड है, ऐसे ही ये सब पे वैलिड है, ठीक है, बोरॉन में भी ऐसे आप उसमें बोरॉन का 5 होता है उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तब उसमें वैलिड होगा, ठीक है, ऐसा होता है, तो बेसिकली बोर मॉडल आपका हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम पे वैलिड होता है, दिस बोर मॉडल इज वैलिड ओनली ऑन, क्यों ऐसा होता है, क्यों हाइड्रोजन लाइक एटम, क्योंकि ये सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे ही वैलिड होता है, एंड हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए लिथियम को भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके 1 इलेक्ट्रॉन में आना पड़ता है, बेरिलियम को भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके 1 इलेक्ट्रॉन में आना पड़ता है, दैट इज 3+ एंड 2+, राइट। सो हाइड्रोजन मतलब कैसे आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन तो होता ही हाइड्रोजन का, तो ये वैलिड है, वैलिड क्या है हाइड्रोजन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, क्योंकि बोर का मॉडल क्या है, ये वैलिड ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे वैलिड है, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन की स्पीसीज पे वैलिड है, तो ये हो गया। हीलियम क्या है आपका, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन पे तो वैलिड नहीं होगा, अगर 1 इलेक्ट्रॉन, वैसे तो ऐसा होता नहीं है पर हम मान लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, क्योंकि हीलियम बहुत नोबल गैस है आपका, बहुत स्टेबल होता है, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकालना इंपॉसिबल है, ठीक है, इसलिए नहीं होता, पर भी हम समझ लेते हैं अभी यहाँ पर। लिथियम आपका 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तब ये वैलिड होगा, सिंगल, बिकॉज व्हाट इट इज रिटन हियर, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे बोर मॉडल वैलिड है। बीई आपका 4+ किस पे, 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनाना पड़ेगा तभी तो वैलिड होगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 3+ हुआ तो 1 इलेक्ट्रॉन, और आपको ये सब चीज पता होंगी, प्लस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब तो बहुत बचपन में पढ़ा था हमने, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग विल स्टडी एंड विल वाइंड अप दिस क्लास, दिस अबाउट वेलोसिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वेलोसिटी बहुत सिंपल है, MVR में से आपका R अगर रेडियस था तो V क्या आपकी वेलोसिटी है, ठीक है, V आपकी वेलोसिटी है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हमको इक्वेशन 3 पता है, MVR दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, NH/2π होता है, ठीक है। अब हमको पता है R हमने कैलकुलेट कर लिया था, n²h² एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई पाई mze², हमारे पास R की वैल्यू, हम क्या करेंगे, ये R की वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पर, mv R की वैल्यू को पुट कर दिया, n²h² एप्सिलॉन नॉट पाई mze², यहाँ पर क्या है आपका, इक्वल्स टू NH/2π, तो क्या होगा, पाई और पाई आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये देखो आप पहले आप यहाँ का मत देखो, यहाँ मत देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या क्या चीज कैंसिल हुई, m के साथ m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, अब m तो कैंसिल हो गया, अब यहाँ पर देखो इन दोनों का कंपेरिजन करो, NH है, यहाँ पर भी NH है, ये स्क्वायर है तो एक NH कट गया, ठीक है, तो बचा क्या, एक NH बचा,
एक n और एक h बचा, f साइलेंट भी बचेगा क्योंकि यहाँ पर कोई f साइलेंट नहीं है तो काटने का वाला कुछ नहीं है। z e स्क्वायर है, यहाँ पर कोई z स्क्वायर नहीं है तो z स्क्वायर ही बचेगा। पर देखो पाई है, यहाँ पर पाई आपका कट गया, 2 बचा, ठीक है, m तो पहले से ही कट गया था। ना हमको क्या चाहिए, हमको वेलोसिटी चाहिए, तो आप बाकी सब टर्म को इधर पुट कर दो, बाकी आपकी वेलोसिटी निकल जाएगी। तो वेलोसिटी क्या होगी आपका, ये जेड ई स्क्वायर ऊपर चला गया, ठीक है, जेड ई स्क्वायर आपका ऊपर चला गया न्यूमरेटर में, एंड ये ऊपर चला गया, और जो v तो आप निकाल ही रहे हो, और f साइलेंट जो आपका नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर पहले से क्या था, सॉरी f साइलेंट नीचे आ जाएगा, NH भी बचा हुआ है, NH भी नीचे आ जाएगा, और 2 है, सो 2f साइलेंट NH आपका नीचे आ गया। अब बताओ इन सब में से कांस्टेंट टर्म कौन सी है, आपको पता है ये तो कांस्टेंट नहीं है, एटॉमिक नंबर तो चेंज होता रहता है, एज पर एटम चेंज होता रहेगा, ठीक है, कौन सा एलिमेंट आ रहा है उसके हिसाब से चेंज होता रहेगा। ई स्क्वायर आपका कांस्टेंट है, चार्ज इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट ही है, 2 एप्सिलॉन एच प्लैंक कांस्टेंट भी कांस्टेंट है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी कांस्टेंट है, तो ई स्क्वायर बाई 2 भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन बाई एच ये कांस्टेंट टर्म हो गया, और ये क्या हुआ z बाई व्हाट n, क्या हुआ z बाई n हो गया आपका, क्या हो गया z बाई n हो गया। और दिस कांस्टेंट टर्म इसको कैलकुलेट किया, इसकी वैल्यू होती है 2.18 इंटू 10⁶, क्या वो होती है इसकी वैल्यू 2.18 इंटू 10⁶ z बाई n मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की तो यूनिट हमारा मीटर पर सेकेंड होता है ना, और हमने मान लिया ये nth सेल की वेलोसिटी है। nth सेल मतलब कोई भी सेल ले लो, यहाँ पर अगर फर्स्ट सेल लिए तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, सेकंड सेल तो आपकी 2, थर्ड सेल 3, nth सेल तो n, इसलिए हमने n सेल की लिखी। तो हमारा मेन फॉर्मूला जो ये था और शॉर्टकट फॉर्मूला हमारा ये है, क्योंकि ये सारे कांस्टेंट टर्म हैं, ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं क्योंकि कांस्टेंट इनकी वैल्यू फिक्स रहेगी। बट अगर आपको पूछ लिया, ड्राइव करने के लिए पूछ किया कुछ भी, तो आपको उस टाइम पे आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है, उसके लिए हम आपको बस बता रहे हैं। वैसे शॉर्टकट भी पूरा काम करेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, बट अगर एडवांस में कभी क्वेश्चंस, जेई एडवांस में कुछ क्वेश्चन ट्विस्ट एंड टर्न कर देते हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप याद रखो, प्रैक्टिस करो इसको। इस चैप्टर इज ऑल टोटली बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस, कितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा ये चैप्टर, ठीक है, एकदम बिगिनिंग ऑफ योर। अगर आपने, मुझे तो लगा था कि आप ये चैप्टर पढ़ चुके हो पहले से, क्योंकि आप लोगों को मुझे बोला गया था आप लोगों का 3 यूनिट तक खत्म हो चुका है, फर्स्ट सेकंड या 3, बट अगर आपने ये चैप्टर ही छोड़ दिया था तो आपने केमिस्ट्री में कुछ जाना ही नहीं। फर्स्ट चैप्टर में भी मोलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मोल कॉन्सेप्ट, एंड ये चैप्टर में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, अभी तो मेन चीज स्टार्ट हुई है बोर से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ हमने ये फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, दैट इज 2.18 इंटू 10⁶ z बाई n मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और हम अब एक क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है बट हम देख लेते हैं जल्दी से, ज्यादा लंबा नहीं तो लेक्चर हो जाएगा और आपको भी बोर होगा पढ़ने में, तो हम जल्दी से करते हैं, वाइंड अप करते हैं। सो फाइंड द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बताने बोला है, मतलब वेलोसिटी बताने बोला है, इन द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ, सॉरी इन द फर्स्ट शेल, ओके, ये इट शुड बी ऑर्डर और इट शुड बी शेल, मैंने ऑर्डर लिख दिया है, इट शुड बी इन द फर्स्ट सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। मे बी काइनेटिक्स पढ़ा रही थी मैं क्लास 12th को, तो इसलिए शायद यहाँ पे ऑर्डर आ गया है, ठीक है। तो फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो आपको पता है हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू क्या होगी, z की वैल्यू 1 हो जाएगी। फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम मतलब n की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। फर्स्ट ऑर्बिट, इसका मतलब तो यही है, फर्स्ट ऑर्बिट है, n का वैल्यू। अब क्या करना है आपको, vn का फॉर्मूला लगा देना, vn इज टू 2.18 इंटू 10⁶ z बाई n। आपको पता है vn की जगह पे क्या पुट करोगे, n की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 पुट करोगे, 2.18 इंटू 10⁶, z की वैल्यू आपको 1 है, n की वैल्यू 1 है, तो क्या बेसिकली आ गया आपका, ये आ गया 2.18 इंटू 10⁶ और मीटर पर सेकेंड आ गया। ना हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जल्दी से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड ऑर्बिट, इट शुड नॉट बी ऑर्डर, इट शुड बी शेल और ऑर्बिट, ठीक है, शायद मैं ऑर्बिट लिखना चाह रही हूँ, ऑर्डर लिख दिया। फाइंड द स्पीड ऑफ व्हाट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन किसमें, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, किसमें, हीलियम प्लस, अगेन ये हीलियम प्लस में बोला है आपको, ठीक है, हीलियम प्लस मतलब हीलियम का 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बचा कितना, हीलियम प्लस में एक इलेक्ट्रॉन बचा, ठीक है, ये है इसका मतलब। अब हमको इसमें बताना है स्पीड इन सेकेंड ऑर्बिट। सेकेंड ऑर्बिट का मतलब क्या हो गया, हीलियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है, z की वैल्यू क्या हो जाएगी, z की वैल्यू 2 हो जाएगी, एंड सेकेंड ऑर्बिट का मतलब n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू भी 2 हो जाएगी, राइट। तो हम देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं क्या है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन में क्या है, z हमको पता है क्योंकि हीलियम के लिए लिया था, हमारा z की वैल्यू हो गई हीलियम के लिए, सॉरी दिस z की वैल्यू हो गई हमारी 2, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू हमारी 2 होगी क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट में था। हमको पता है vn का फॉर्मूला, vn का फॉर्मूला क्या होता है, 2 होता है, 2.18 इंटू 10, ये 2 है, हाँ कुछ कंफ्यूजन ना होनी चाहिए, 2.18 इंटू 10⁶ z बाई n होता है, सॉरी ये थोड़ा मेसी दिख रहा है बट ये z है और ये n है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। आपको पता, आपको क्या निकालना है, n की वैल्यू 2, v2 निकालना है, 2.18 इंटू 10⁶
और क्या किया, डिवाइडेड बाई z की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू भी 2 है, 2 आपस में कैंसिल हो गए, तो क्या आया, v2 की वैल्यू 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ऐसी वैल्यूज वेरी भी कर सकती हैं, यहाँ पर आपका 3 और 4 भी आ सकता है, यहाँ पर आपका 9/4 भी आ सकता है, ऐसे कुछ भी आ सकता है आपका, ठीक है। पर आपको कैलकुलेट कर लेना है, कैलकुलेशन इज पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जो आप खुद कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, आई थिंक विल स्टॉप इट राइट हेयर। इन द नेक्स्ट क्लास हम क्या करेंगे, हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ के हम पोटेंशियल एनर्जी भी कंप्लीट करेंगे, देन हम टोटल एनर्जी का भी इक्वेशन निकालेंगे। और ये इक्वेशन, ये चैप्टर थोड़ा है आपका फॉर्मूला और डेरिवेशन बहुत कुछ है इसमें, तो आप बेटर है प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दें, बिकॉज ये चैप्टर भी आपका एग्जाम में आने वाला है। जहां तक मैं कंप्लीट कर दूंगी वहां तक आपका एग्जाम में आएगा, चेक पॉइंट में आएगा। सो पढ़ते रहें आप लोग अच्छी तरीके से, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर द टुडेज क्लास।